सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपका गन शॉट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो देखिए, बहुत सारे जो टीचर्स थे यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और चीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारा ग्रुप में, मैंने देखा। तो ये बताइए एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज होगा, जो कि अगर चीट अगर भेजा जाएगा तो मेरा टारगेट यही था कि स्टूडेंट लोग को अगर बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा तो उन लोग तो यही करेंगे ना। सो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का मेरा मेन मोटो था। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो लाया, जिसमें कि एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया हूँ। सो आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक कवर करूँगा इस वीडियो में, कोई एक टॉपिक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो कि आपका सिलेबस का हो। सो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो का अगर देखिएगा, पूरा अगर लेक्चर को देखिएगा तो आप लोग को पूरा बेनिफिट होगा 110%। सो हम लोग बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, बीच बीच में कोई एक दो सॉन्ग भी चलेगा, ठीक है, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में इसीलिए बने रहिएगा। और बाकी आप लोग का ही बेनिफिट है और नोट से सब मिल जाएगा, नोट से सब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो जैसा कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। अरे आपके साथ रंजन भैया है ना, तो किस बात का टेंशन है? डिप्लोमा में कोई टेंशन नहीं लेना जब तक से रंजन भैया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मेरे से इजीली कांटेक्ट कर पाइएगा। सो देखिए, तो जैसा कि आप लोग का इकोसिस्टम, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, जैसा कि सिलेबस में गलती भी कर दिया है, नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पे आपका वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन लिख दिया है, और फिर वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एक्ट है। बहुत आसान है, इतना आसान कि आप लोग एक बार पढ़ाएंगे ना, पूरा 110% एग्जाम में बोलेगा आहा मज़ा ही आ गया, कितना क्वेश्चन और फोड़ के ही आ गए। तो जैसा कि मेरा अगर नाम नहीं जानते तो मैं हूँ रंजन, और चलिए आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और हम लोग बातें तो करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि आप लोग का मन भी तो लगना चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हम लोग 6 यूनिट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग का 6 यूनिट है। अगर 0% कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग रात को एक बार दो बार देख के 2x पे करके चले जाएगा। अभी देख लीजिए अच्छे से, आप लोग का कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। जैसे कि आज 17 है तो 18 तक मैं ट्राई करता हूँ सुबह सुबह तक अपलोड करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब करने में, ठीक है। आई होप कि अगर आपको पता होगा तो। सो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सो सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहले जो मज़ा आने वाला है, जिस यूनिट में सबसे एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा, वही सब यूनिट को सबसे पहले कवर करेंगे। सो सबसे पहला यूनिट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? अरे भाई साहब, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम सबसे आसान चैप्टर है, देखिएगा एक चुटकी में आप लोग समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसमें एक्वेटिक, लैंटिक एंड लॉटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अरे भाई ग्लोबल वार्मिंग समझ में नहीं आ रहा भैया, आप क्या करें, हम बहुत दिन समझ आए, ये भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, सारा चीज़ को एक एक करके हम लोग कवर करते हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कम से कम 1 2 3 घंटा तक भी हो सकता है, 4 घंटा, क्योंकि 6 महीना के 4 घंटा में पढ़ाना है, तो आप लोगों को तो पूरा देखना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहला चीज़ है इकोसिस्टम होता क्या है, बात है ना। चैप्टर है तो चैप्टर का नाम का मतलब पता रहना चाहिए, इकोसिस्टम क्या होता है यूनिट। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो फंक्शन मतलब कैसे काम करता है? इकोलॉजी का। इकोलॉजी मतलब कहाँ से निकला? तो इकोलॉजी एक टर्म लिखा इकोसिस्टम से, जो कि एजी टेंसले थे, एक साइंटिस्ट थे 1935 में, वही फर्स्ट इकोसिस्टम का नाम दिए, क्वाइंट किए। क्वाइंट मतलब क्या? हेड आएगा, टेल आएगा, कौन बैटिंग करेगा, तो वही चीज़ है, समझ रहे ना, यही इन्वेंशन किए थे। तो क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है इकोलॉजी का, जो कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जैसे हम लोग हैं, जो भी क्या जानवर हैं या तो फिर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब करने का मतलब क्या हो रहा है? इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्ट क्या, कि हम आपसे बात कर रहे हैं ना आपसे, जानवर खा रहा है, जनरेशन को एक आगे बढ़ा रहा है, तो वो सब चीज़ का इंटरेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट पर, इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है पूरा। मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग बताएंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जैसे काम कर रहा है पूरा। तो क्या है इकोसिस्टम? एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है इकोलॉजी का, और जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब क्या है? इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। आई होप कि 110% क्लियर हो गया होगा, और आप लोग लिख दीजिएगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम आप लोग देखना है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर आप लोग को बताएं,
तो स्ट्रक्चर बहुत सारा कैटेगरी में होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, स्ट्रक्चर उसका है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब कि द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैटेगराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर जो कि है दो कंपोनेंट में, अभी एक बार में आप लोग को याद करवा देंगे हम। तो स्ट्रक्चर क्या है, दो कैटेगरी करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज करते हैं दो में, ठीक है। बोथ मतलब कि बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, अच्छे तरीके से हम लोग एक एक करके समझेंगे, आप लोग का 110% डाउट क्लियर ही हो जाएगा। सो चलिए देखिए, हम लोग इकोसिस्टम का समझ गए। इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है इकोलॉजी का, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब कि जो भी करते हैं अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम कहाँ से आया, तो एजी टेंसले नाम के थे। एजी टेंसले 1935 में इकोलॉजी इकोसिस्टम को बनाया, ठीक है। सो देखिए, यही आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग को याद कीजिएगा, 110% ज़्यादातर चांसेस है आने का एग्जाम में, तो सो आप लोग कॉपी में लिख डालिएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग लिख करते हैं, और फिर बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है हमने इसको बनाने में, ठीक है। जो आपका नोट्स दिख रहा, नोट्स को ही बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि आप लोग के लिए अच्छा अगर नोट्स नहीं रहेगा तो बेस्ट कंटेंट कैसे मिलेगा। सो सबसे पहला इकोसिस्टम में आपका बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ये भी समझेंगे, एक बार में क्लियर करेंगे। अब बायोटिक कंपोनेंट में आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आता है। क्या क्या आता है बायोटिक कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर का आपको बता देंगे। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर मतलब जो हम लोग हो गए, और डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करेगा, जो उसको सड़ाएगा, लाएगा, ख़त्म करेगा। सो समझ गए। और कंज्यूमर में मतलब खाने वाला कौन कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो आप लोग का एक एक करके आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में एक दो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकता है, उसको आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो इकोसिस्टम में आप लोग समझ गए, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होता है, और बायोटिक कंपोनेंट में 3 टाइप्स होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा अभी का भी, ठीक है। और कंज्यूमर में आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। आप लोग समझ गए इतना तक। अब एक ही करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में अगर आएगा एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करना होगा तो सारा चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो चलिए हम लोग बायोटिक कंपोनेंट जैसा कि यहाँ पे देखे थे, तो बायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं हम लोग क्या होता है। सो चलिए देखिए, बायोटिक कंपोनेंट जो होता है, बायोटिक कंपोनेंट रेफर्स ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारा क्या आते हैं, बायोटिक में आते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएशन मतलब कि क्या, अब प्रोटीन ये सब जो भी है तो उसके ऊपर है कि नहीं कंपोनेंट, बेसिक लाइफ, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सैप्रोट्रॉप्स, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, वो सब सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में ही आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि न्यूट्रिएशन हो गया बायोटिक कंपोनेंट में, एंड क्लासीफाई करते हैं जैसे ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सैप्रोट्रॉप्स। देखिए ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट आप लोग समझे, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम वो बायोटिक कंपोनेंट का होता है। लिविंग मतलब कि आप लोग जो जिंदा इंसान है, जिंदा है, पेन पेंसिल नहीं, समझ रहे हैं ना, बायोटिक। एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब बायोटिक में नहीं आता है, समझ गया। सो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएशन क्या बायोटिक कंपोनेंट क्लासीफाई करते हैं ऑटोट्रॉप्स में, हाइड्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। एक ही करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में प्रोड्यूसर या तो फिर ऑटोट्रॉप्स ही बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स का क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर, जो मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है, नाम से ही आप लोग याद रखिएगा। प्रोड्यूसर मतलब कि ऑटोट्रॉप्स, तो प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्रोड्यूस करता है, मतलब कि प्लांट्स हो गया, मतलब जितने भी प्लांट्स आते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। आप लोग खुद जानते हैं, क्या आप पानी पेड़ को नहीं दीजिएगा वो जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा। आप ऐसा जगह पर लगाइएगा तब ना उसको जिंदा रहना। बाकी जंगल में कैसे पेड़ उगता है, थोड़ी कोई देखने जाता है क्या जंगल में, कोई पानी इसको पिलाने जाता है क्या, कोई धूप देने जाता है क्या, नहीं ना। मतलब कि जितने भी प्रोड्यूसर रहते हैं वो खुद से बनाते हैं खाना, बाय यूजिंग सनलाइट, फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो वो सब प्रोसेस है उसका, ठीक है। सो प्रोड्यूसर क्या जितने भी हैं ऑटोट्रॉप्स में, जितने भी प्लांट्स से आते हैं वो सब फोटोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है, सॉरी ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, दे आर कंटेन द प्रोड्यूस द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम आपको बताया ना फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं, ठीक है, खुद के। आई होप कि आप लोग प्रोड्यूसर अच्छे से समझ लिए होंगे। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स होता है, जैसा कि हम लोग सेप्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड जैसे कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स पढ़े थे। सो इसमें भी कंज्यूमर बोला जाता है, जो कि हेट्रोट्रॉप्स को कंज्यूमर बोला जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर में आते हैं जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसा कि हम लोग फूड को, अब बोलिएगा कि
हम खुद से सब्जी बना लेते, कैसे बनाते हैं? सब्जी कहाँ से है? प्लांट से है ना। तो आप कुछ कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंट है ना। तो कंज्यूमर मतलब कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं। तो कंज्यूमर क्या रहता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड रहता है अदर के ऊपर, मतलब फूड के लिए अदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आई होप कि आप लोग समझ गए। कंज्यूमर क्या फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम लोग बहुत सारा कैटेगरी में। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाड्रेंटरी। तो हम लोग देखिए एक एक करके देखे थे। कंज्यूमर क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर। आप लोग समझ गए, मतलब कंज्यूम करता है, मतलब कंज्यूम कर रहा मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। सबसे पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एक एक करके पता है, एक एक करके आप लोग पढ़िएगा ना, धीरे धीरे सारा समझ में एक बार में याद हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि अवे फ्रॉम द हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब कि जो ओनली फॉर वेजिटेरियन होते हैं, जो कि मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी ऑलवेज हार्बीवोरस होता है, जो कि रिले फ्रॉम प्रोड्यूसर फॉर फूड, मतलब कि हार्बीवोरस जो ओनली फॉर घास खाते हैं। ठीक है। ओनली फॉर मतलब कि वेजिटेरियन होते हैं, उनको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, डायरेक्टली जो प्लांट से खाते हैं। सो देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब कि जैसे कि आइदर द कार्निवोरस, ओमनिवोरस। कार्निवोरस मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, या तो फिर दोनों खाते हैं, हार्बीवोरस या तो फिर ओमनिवोरस। तो कार्निवोरस या तो ओमनिवोरस भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों खाते हैं। मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर या तो फिर जैसे आप लोग हो गया, इंसान भी तो है ना। इंसान क्या कर रहा है? नॉन वेज भी खा रहा है, वेज भी खा रहा है। सो सेकेंडरी कंज्यूमर किसके पे डिपेंड रहता है? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। याद रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी जो कि प्राइमरी पे है, प्राइमरी जो कि है आराम से डायरेक्टली प्लांट के ऊपर है। ठीक है, समझ गए। टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर होते हैं जो कि टर्सरी कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी फॉर फूड। टर्सरी जो कि होता है सेकेंडरी कंज्यूमर को डिपेंडेंट रहता है। एक ही के ऊपर डिपेंडेंट कर दीजिएगा ना, एग्जाम में पूरा लिख दीजिएगा, अभी तो पास होना है ना आराम से। दे आर ऑल्सो द कार्निवोरस और ओमनिवोरस होता है। ठीक है, तो एक क्या रहता है? कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों होते हैं, इसको बोल सकते हैं, समझे, जो कि नॉनवेज खाते हैं। क्वाटर्नरी कंज्यूमर क्या होता है? क्वाटर्नरी कंज्यूमर मतलब कि क्वाटर्नरी कंज्यूमर जब प्रेजेंट इन द सेम फूड चैन, मतलब सेम फूड चैन में होता है। क्या है? चैन बन रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद क्वाड्रेंटरी। तो उसके बाद देखिए, तो इतना समझिए कि इसका मतलब कि क्या है कि एक चैन बन रहा है, फूड का चैन तो बनेगा ना। फूड का चैन बन रहा है एक तरह से। आप खा रहे हैं, फिर आपको मार के आपका शेर खा जा रहा है। मान लीजिए अभी तो शेर नहीं खा रहा ना, लेकिन जंगल में क्या होता है? खाता है ना, ऐसा खरगोश देखे घास को खा रहा है, घास खरगोश को कुत्ता खा जा रहा है, कुत्ता को शेर जो कि कुत्ता को खा जा रहा है, उल्टा बोल देते हैं। अभी कुत्ता शेर को कैसे खाएगा? नहीं खाएगा ना। मरा हुआ को खा सकता है, लेकिन जिंदा शेर को नहीं खा सकता ना। शेर इसको छोड़ेगा, एक बार में निकल जाएगा। सो वैसे ही है, तो फूड चैन बन जाता है। तो उसे बस इतना समझिए कि सारा डिपेंड रहता है उसके ऊपर, टर्सरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है। एक टॉप फूड चैन में आता है, सबसे ऊपर आता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए। एक जो कि था आपका, जैसा कि टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, सारा कवर कर लिए इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पढ़े? बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग थिंग्स जितने होते हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस जो कि करता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो कि कंज्यूम करता है। एंड डिकम्पोजर क्या होता है? जो डिकम्पोज करता है। मतलब कि अभी बता देंगे डिकम्पोजर क्या होता है। कंज्यूमर मान लो देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि खुद जो वेजिटेरियन फूली होता है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट रहता है प्लांट्स के ऊपर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। टर्सरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्वाटर्नरी कंज्यूमर मतलब कि इसके टर्सरी के ऊपर डिपेंड रहता है, फूड चेन के ऊपर में रहता है। ठीक है, अब हम लोग केवल डिकम्पोजर बचा हुआ है। आप लोग तो याद कर लिए एक बार पे, अब मेरे को भी याद हो गया आपके साथ साथ पूरा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है ना? सो टेंशन नहीं लेने का है। आपके रंजन भैया टेंशन नहीं लेने का, पक्का टॉप करेगा सब कुछ। झारखंड स्टेट टॉप करेगा हमारे चैनल से। ठीक है, उसके बाद आप लोग जरूर मीटअप करेंगे, आप लोग टॉप कीजिए। ठीक है, डिकम्पोजर इंक्लूड्स सेप्रोफाइट्स सच एज द फंगी बैक्टीरिया हो गया। डिकम्पोजर मतलब कि कौन कौन सा होता है? फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सबको डिकम्पोजर बोला जाता है। मतलब कि जो डिकम्पोज करता है, जैसे कि जितने भी, मान लीजिए आप सब्जी फेंक दिए, तो क्या लगता है आपको? सब्जी डायरेक्टली सड़ जाता है? नहीं, सब्जी डायरेक्टली जो कि छिलका रहता है डायरेक्टली नहीं सड़ता है, उसको कोई ना कोई डिकम्पोज कर ही रहा है बैक्टीरिया। इनविजिबल बैक्टीरिया, विजिबल बैक्टीरिया खा पी करके उसको सड़ा गला रहा है।
सबसे बड़ा रोल है इन्वायरमेंटल को साफ करने का डिकम्पोजर का, इंसान से भी ज़्यादा। अगर डिकम्पोजर नहीं रहता, अब लोग बोलते कीड़ा क्यों है, कीड़ा इसलिए है ना, अगर नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं रहेगा तो फिर इन्वायरमेंटल बहुत गंदा हो जाता है, समझ रहे ना। तो डायरेक्टली क्या रहता है, डायरेक्टली डेड एंड डिकेन, मतलब मरा गला सड़ा गला ये सबको गलाता है डिकम्पोजर, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या है, इसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एज ए हेल्प टू रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो रिसाइकल करने के लिए प्लांट से सबको यूज किया जाता है, और बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स भी मरे उड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ये सब रहता है एनवायरनमेंट में। आई होप कि डिकम्पोजर अच्छे से समझ गए। डिकम्पोजर क्या होता है, एक सेप्रोफाइट्स हो गया, सेप्रोफाइट्स का मतलब फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब डायरेक्टली डेड एंड डिकेन, डेड एंड डिकिंग मतलब कि सड़ा गला मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर को ये सब खा करके ख़त्म करता है, ठीक है। आई होप कि समझ गए। बायोटिक कंपोनेंट पूरा क्लियर हो गया। और बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम में उसको बायोटिक। अबायोटिक, अबायोटिक बहुत आसान है। अबायोटिक कुछ भी नहीं है, जितने भी एयर वाटर है सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब चीज़ सारा चीज़ अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। अबायोटिक समझ गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम मतलब ब्रह्मांड में जितने भी हैं इकोसिस्टम में, जो भी एयर वाटर ये सब जितने भी ये सब अबायोटिक में आते हैं, बाकी लिविंग थिंग्स जितने भी बायोटिक में आते हैं। ऑल डाउट क्लियर, ऑल डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1% का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग का जो भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा हम्बल कि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर जैसे पढ़ रहे हैं कमेंट में एक पिन करते जाइएगा टाइमिंग, क्योंकि सबको मान लीजिए किसी को अगर डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पढ़ना है जल्दी जल्दी में एग्जाम के टाइम, तो सेकंड चैप्टर डायरेक्टली पढ़ लेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इतना हेल्प तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, बस। चलिए फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, ठीक है, इकोसिस्टम का। सो इट रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब इकोलॉजिकल जितने प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब रेगुलेट करना, मतलब कि काम चलाना है, ठीक है। एंड सपोर्ट लाइफ को, सिस्टम को ये करता है, स्टेबिलिटी देता है। अब स्टेबल कैसे है, इंसान कैसे जिंदा है, कुछ ना कुछ किसी के ऊपर है ना। तो ये पेड़ सब खाना दे रहा है या तो फिर प्लांट से सब है, तभी तो है ना हम लोग, अदरवाइज क्यों रहते हैं, अभी तक तो हम लोग ऊपर जा रहे थे। सो सेकेंड क्या है, इट साइकिल द मिनरल्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो साइकिल क्या है, मिनरल है बायोस्फीयर का और फंक्शन करता है। इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल द साइकिलिंग द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, जो भी प्रोटीन है न्यूट्रिएंट्स है खाना पीना को ट्रांसफर करना बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यही है। फिर क्या है आपका, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। थोड़ा सा ही कम है चांसेस पूछने का फंक्शन, बस अगर पूछ दिया कि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द फंक्शन तो लिख दीजिएगा हल्का हल्का, ठीक है। फंक्शन आप लोग अगर स्ट्रक्चर समझे तो लिख ही दीजिएगा क्या क्या काम है। तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या करता है कि सिंथेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इन्वॉल्व, इनहेल करता है, एक्सेल करने के लिए यूज़ करता है एनर्जी को। तो एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। एक्सचेंज कैसे करेगा, करेगा ही ना। अबायोटिक कंपोनेंट क्या करता है, हेल्प करता है जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी में, ठीक है। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट के बिना क्या प्लांट से सब कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, नहीं भाई कर पाएगा, प्लांट से सब ग्रो नहीं करेगा, तो हम लोग फिर क्यों कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बस फंक्शन समझ गया आई होप कि सारा क्लियर, ऑल डाउट क्लियर। कोई दिक्कत हो तुरंत ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली मेरे को कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स आप लोग को थोड़ा सिलेबस में ऐसे मतलब है, ठीक है। तो टाइप्स क्या है, टाइप्स जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि होता है जो कि इकोसिस्टम जितने भी लैंड बेस इकोसिस्टम होता है, लैंड मतलब कि ज़मीन, जितने भी लैंड बेस इकोसिस्टम है वो सब हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जिसमें कि आपका इकोसिस्टम जैसे कि क्या बोला जाए, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। लैंड मतलब कि जहाँ भी पानी, ठीक है। एक्वेटिक मतलब कि देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पानी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि लैंड, बस इतने याद रखिएगा, समझ गए। जहाँ लैंड वहाँ टेरेस्ट्रियल, जहाँ पानी वहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम, समझ गए बस। तो दे आर फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, टुंड्रा इकोसिस्टम होता है और डेजर्ट इकोसिस्टम होता है। एक एक करके हम लोग समझेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट देखिए,
दिक्कत नहीं लेने का, बीच बीच में हम लोग एक करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग मेरे से अगर मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो ज़रूर, अगर आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारे चैनल से, तो हमारे RSF डिप्लोमा टीम से हमारे चैनल का, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और थोड़ा हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल 1.2 के एक अप्रोक्स है, तो सो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। 10 के 20 के 30 के इंडिया का टॉप डिप्लोमा चैनल बनाइए। उसके बाद मैं तो आपको लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। बाकी की तरह नहीं 2-2 हज़ार दे करके सिलेबस कंप्लीट ऐसा सीन नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है सबसे पहला, ठीक है। बातचीत थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, मन को तो शांति मिलना चाहिए ना, है कि नहीं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो कि है सर्वल प्लांट रहता है, जिसमें कि ट्री हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जहाँ पे रहते हैं ले तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, जिसमें कि प्लांट हो गया, ट्री हो गया, एनिमल रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब रहते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसी को बोला जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। जिसमें कि अबायोटिक फैक्टर भी रहते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे कि मान लीजिए वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सारा चीज़ तो रहता है ना। फॉरेस्ट हेल्प क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर का। सबसे पहला रोल यही है कि फॉरेस्ट ही है जो कि अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहता तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता अर्थ का, समझ रहे ना, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। सो आप लोग का इसीलिए मेंटेन है। आप लोग अगर नींद भी अगर आ जाए बीच बीच में तो टेंशन नहीं लेने का है, धीरे धीरे 1-1 घंटा करके वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम चलिए देखते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मतलब कि ग्रास का और हर्ब से सब रहता है, जैसे कि टेम्परेचर ग्रासलैंड हो गया, टॉपिकल सब ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड मतलब कि जहाँ पे घास से सब है बहुत ज़्यादा, ओनली फॉर, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, ठीक है, समझ गए। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब कि डेजर्ट मतलब कि जहाँ बालू है, तक कि देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम फाउंड बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है डेजर्ट हमारे इंडिया में, आप जानते हैं, जैसा कि हमारे राजस्थान में डेजर्ट है। तो क्या है, ये रेनफॉल ये सब को सोर्स को वेजिटेशन को रीजन रहता है, जिसमें कि बहुत कम पानी ये सब बहुत कम यहाँ पे गिरता है, और हॉट बहुत ज़्यादा, दिन में मतलब बहुत गर्म रहता है, रात में ठंडा रहता है। इसका यही है, आप लोग पता है राजस्थान में जाइएगा तो आप लोग दिन में बहुत गर्म रहेगा, रात में बहुत ठंडा रहेगा, तो ऐसा ही सीन रहता है, ठीक है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम ऐसा ही रहता है, समझ गए। टुंड्रा इकोसिस्टम मतलब कि जहाँ पर ट्री फाउंड कोल्ड, ठंडा जगह ये सब रहता है, वो सब टुंड्रा इकोसिस्टम में आता है। जैसा कि आप लोग लद्दाख के सब एरिया हो गया, या तो फिर आप लोग सिक्किम गैंगटॉक के सब जाइएगा तो वहाँ पे पेड़ सब जितने भी रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, रेनफॉल बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठंडा ठंडा रहता है मौसम, और बर्फ़ ये सब गिरता है, स्नो ये सब रहता है, वहाँ पे टुंड्रा इकोसिस्टम उसको बोला जाता है। सो आप लोग समझ गए इकोसिस्टम कितने सारे हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए कौन कौन सा इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। हम लोग क्या क्या समझे, एक बार में समझ गया ना, इतना डाउट क्लियर कौन करेगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब जंगल, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब घास से सब वाला एरिया, टुंड्रा इकोसिस्टम मतलब कि टुंड्रा मतलब कि कौन सा है, कौन सा है बताइए, मतलब कि जितने भी वहाँ पे जैसे कि स्नो सब वाला एरिया होगा, कोल्ड एरिया होगा सब का। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब कि डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तान है, समझ गए। चलिए हम लोग आते हैं अब, आई होप कि सारा डाउट क्लियर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि एक्वेटिक इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि पानी के बॉडी ऑफ द वाटर मतलब कि पानी में रहता है प्रेजेंट, उसी को बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। जिसको कि 2 टाइप का इकोसिस्टम होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम एक ही बार में हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब कि साफ पानी, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में मतलब कि साफ पानी, और मैरीन इकोसिस्टम मतलब कि जहाँ पे सल्टी हो गया, डेजर्ट हो गया, सबका फ्रेश वाटर मैरीन इकोसिस्टम में आता है, मरीन इकोसिस्टम, समझ गए। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि जहाँ पे पानी में प्रेजेंट रहता है वो सब, जितना भी इकोसिस्टम जो कि वाटर में प्रेजेंट रहता है वो सब एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है, जिसका कि 2 टाइप्स है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। आई होप कि इतना तक क्लियर, ऑल डाउट क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का आप लोग बता दिए जहाँ पे फ्रेश पानी हो। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम है जहाँ पे लेक हो गया, रिवर हो गया, कुआं हो गया,
और फिर बाकी वाटर लैंड हो गया, बाकी वो जहाँ पे सल्ट कंटेंट नहीं रहता वहाँ पे मैरीन इसको बोला जाता है, सल्ट कंटेंट रहता है उसको मैरीन इकोसिस्टम हम बोले ही, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब कि जहाँ पे नदी ये सब हो गया वो सब, ठीक है। और ये भी दो टाइप में डिवाइडेड होता है, लैंटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम मतलब बहता हुआ पानी, लोटिक इकोसिस्टम मतलब कि रुका हुआ पानी, ठीक है, समझ गए। तो दो टाइप क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब कि थोड़ा मैं चिल्ला रहा हूँ जोर से क्योंकि आप लोग को अभी नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस हो सके तो ब्लूटूथ यूज करके थोड़ा आराम से सुनिए, एक बार में डाउट क्लियर हो जाए, और नोट्स को थोड़ा देखते रहिए, सोना नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग एग्जाम में फोड़ के जाए, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, मैं गारंटी बोलता हूँ। अभी आप लोगों का कोई सीनियर बोलता होगा चीटिंग है वो फलना ढकना, आप पढ़ के जाइए ना, 30 के 30 पेज भर के आ जाएगा, 32 पेज कुछ नहीं लगेगा, बता रहे हम। जितना चीटिंग करके आप लिखते होंगे ना उससे ज़्यादा लिख के आइएगा। और चीटिंग में ऐसे भी ध्यान रहता होगा इधर उधर 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 स्टूडेंट लोग से, जैसा कि मैंने रिव्यू लिया है आज तक, ठीक है, स्टूडेंट लोग से जैसे कि मैंने रिव्यू लिया 2-3 साल का एक्सपीरियंस में, सो ऐसा ही बताते हैं। सो डर रहता है, तो डर रहता है, इसके चक्कर में आप लोग लिख नहीं पाते। इससे अच्छा है कि आप लोग क्यों नहीं अच्छा से पढ़ के जाएंगे, है कि नहीं। बाकी मैं चेंज करने वाला हूँ, जेओटी में कंप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद तो मैं सारा चीज़ बंद करा दूंगा। जब से यहाँ पे तो कॉलेज का थोड़ा एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, बट इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और बाकी आप लोग को भी इसीलिए, और फिर एक अच्छा मेंटोर नहीं मिल पा रहा है। मैं मेंटोर एक अच्छे तरीके से आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, सो आप मेरे साथ कोलैबोरेट जरूर कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैंटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम मतलब कि बहता हुआ। सो चलिए हम लोग लैंटिक इकोसिस्टम आप लोग को समझा ही दिए हैं, लोटिक इकोसिस्टम थोड़ा थोड़ा बताया है, बट लैंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, जो कि आपका लैंटिक इकोसिस्टम को हम लोग बहता हुआ पानी बोल दिया था, बट ऐसा नहीं होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, ठीक है। दिस इज़ माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। तो जैसा कि देखिए लैंटिक इकोसिस्टम मतलब कि स्टैंडिंग वाटर, मतलब कि जो रुका हुआ पानी रहता है उसी को लैंटिक इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो लैंटिक इकोसिस्टम मतलब कि स्टैंडिंग पानी, मतलब कि स्टैंडिंग वाटर मतलब कि जैसे कि पॉन्ड में हो गया, पॉन्ड मतलब कुआं, कुआं में क्या रहता है, जहाँ भी पानी मूव नहीं करता, पानी मूव नहीं करता है, यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वहाँ पे अच्छा एक नया इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, एक अच्छा इकोसिस्टम नहीं मिल पाता है। जैसे बड़ा सा लेक हो गया, झील, सब में क्या रहता है, पानी रुका हुआ रहता है, तो वो सब हो गया, ठीक है। तो वाटर जो जनरली रहता है फ्लो नहीं करता है। लॉटिक इकोसिस्टम में वाटर फ्लो करता है, इसको फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम बोला जाता है, इसको लॉटिक इकोसिस्टम को। इसको हम लोग कंटिन्यू मूवमेंट वाटर को, मतलब कि कंटिन्यू होते रहता है, इसका रिसाइकल होते रहता है, समझे। दिस मूवमेंट में टिपिकली क्या रहता है, ग्रेविटी, और फिर इसमें जो भी न्यू जैसे कि न्यूट्रिएशन ये सब रहता है वाटर में मिलते रहते, तो ऑर्गेनिज्म अच्छे से एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो लैंटिक इकोसिस्टम, लॉटिक इकोसिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। मैरीन इकोसिस्टम मतलब कि आप लोग पहले ही बताए थे मैरीन इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। सो मैरीन इकोसिस्टम का मतलब यही होता है कि द मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड द सी हो गया, ओशियन हो गया, सबको मैरीन इकोसिस्टम बोला जाता है। सी ओशियन मतलब कि मैरीन इकोसिस्टम मतलब कि जो कि इंक्लूड में सी ओशियन, जितने भी जहाँ पे नमकीला रहता है पानी वहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम हो जाता है। मैंने दो टाइप का इकोसिस्टम बताया था। तो मैरीन इकोसिस्टम मतलब कि सी ओशियन है सबके, जैसे कि जितने भी रहते हैं जहाँ पे सल्टी ये सब रहता है वहाँ पे ये सब इकोसिस्टम होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं, जैसे कि कुछ कुछ मछली ये सब रहते हैं, ऐसा नहीं है समुद्र में भी, लेकिन सारा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग बहुत सारा तरीक़ा से समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। सो जैसा कि देख लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है आपका, जैसा कि दो टाइप का इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये चीज़ बता दिए थे। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि एक्वेटिक मतलब कि जहाँ पे, मतलब कि एक्वेटिक मतलब आप लोग क्या बताए थे, वाटर वाला इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड बेस इकोसिस्टम, जो कि ज़मीन पे है। तो इसमें जो कि आपका बहुत सारा लैंटिक, लोटिक इकोसिस्टम, लैंटिक मतलब कि स्टैंडिंग वाटर, लोटिक मतलब कि चलता हुआ पानी। तो आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख ही लीजिएगा। मैरीन इकोसिस्टम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए। यहाँ तक ऑल डाउट क्लियर, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। आप चलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग है सब में। तो बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे भैया इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने के लिए, तो इतना तक आप लोग समझ गए। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ट्राई करूँगा बहुत कम से कम टाइम में, और लास्ट दिन हम 10-10 मिनट के एक एक वीडियो में अपलोड करूँगा यूनिट बाय यूनिट, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ना में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जैसा कि आप लोग बताए थे, तो इसका मैं देखिए हम लोग इतना तक कवर कर लिए सारा
इतना टॉपिक को। सो ग्लोबल वार्मिंग और इसका कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इस चीज़ को देख। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग बहुत सारा तरीक़ा से समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। सो जैसा कि देख लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है आपका, जैसा कि 2 टाइप का इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये चीज़ बता दिए थे। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि एक्वेटिक मतलब कि जहाँ पे मतलब कि एक्वेटिक मतलब आप लोग क्या बताए थे, वाटर वाला इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड बेस इकोसिस्टम जो कि ज़मीन पे है। तो इसमें जो कि आपका बहुत सारा लैंटिक लोटिक इकोसिस्टम, लैंटिक मतलब कि स्टैंडिंग वाटर, लोटिक मतलब कि चलता हुआ पानी। तो आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख ही लीजिएगा। मैरीन इकोसिस्टम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए। यहाँ तक ऑल डाउट क्लियर, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। आप चलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग है सब में। तो बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे भैया इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने के लिए, तो इतना तक आप लोग समझ गए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ट्राई करूँगा बहुत कम से कम टाइम में, और लास्ट दिन हम 10-10 मिनट के एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूनिट बाय यूनिट, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ना में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जैसा कि आप लोग बताए थे, तो इसका में देखिए हम लोग इतना तक कवर कर लिए सारा इतना टॉपिक को। सो ग्लोबल वार्मिंग और इसका कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो सो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। सो बेसिकली आप लोग बहुत दिनों से होंगे कि भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा है, ठीक है, जो कि एक ऐसा सिंबल समझिए कि जो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू इंक्रीजिंग अर्थ एवरेज टेम्परेचर, मतलब एवरेज टेम्परेचर से जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। फिर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी कैसे तो आप लोग बता देंगे। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, फिर मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब के चलते, तो इसी को बोला जाता है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसी के को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि एक रेफर्स टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब एवरेज जो कि सरफेस टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। किसके कारण, तो बहुत सारा चीज़ों के कारण, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। फिर आपका बात किया जाए तो बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो सकता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रहा है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, फिर ये सब गैसेस है, ठीक है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आई होप कि समझ गए ग्लोबल वार्मिंग किसको बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एवरेज टेम्परेचर से जो कि टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है आपके ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, उसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो देखिए कारण इसका क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बेसिकली बहुत सारा कारण है, जिसमें कि बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो सबसे पहला कारण है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। मतलब क्या हो रहा है, जितने भी जैसे कि हाँ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गया, तो ये सब का आप लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जैसे व्हीकल से निकल रहा है, जितने भी गाड़ी सबसे जल रहा है, फैक्ट्री में जल रहा है गैसेस से सब, तो उसके कारण हमारा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसके मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है, तो उसी कारण हमारा इसका कारण है। मतलब कारण देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऐसे, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पूछ सकता है, या तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है और कॉजेज इफेक्ट पूछ सकता है, कॉजेज एंड इफेक्ट। सो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा कारण है, तो जिसमें कि व्हीकल पावर प्लांट हो गया, जिसमें कि फैक्ट्री हो गया, सब में जल रहा है वो सब हो गया। जैसे कि कोल थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट बेसिकली एसपी लग रहा है, बट बहुत सारा जगह क्या करता है कंपनी सब ध्यान नहीं देती है। जैसे करप्शन बढ़ा हुआ है, करप्शन के चलते ये सब चीज़ हो रहा है। सो डिफॉरेस्टेशन का बेसिकली मतलब यही है कि डिफॉरेस्टेशन में बेसिकली आप लोग का पेड़ काटा जा रहा है। पेड़ काटा जा रहा है तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से यूज़ की मदद से पेड़ खाना बनाता है, तो ट्री ये सब क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड से करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ काट देंगे, तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। सो इसी के चलते हो रहा है। फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड सब यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है NO2 यूज हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जिसमें कि और फिर गाय सबका जो भी गोबर रहता है
तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको हम जलाते हैं तो मीथेन गैस रिलीज होता है डाइजेशन में। सो उसी के कारण होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन में कैसे हो रहा है, तो पेड़ काट रहे हैं तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करने वाला कोई माप रहना चाहिए ना। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि आप बदमाशी कर रहे हैं तो आपके मम्मी पापा डांट रहे हैं ना, जस्ट लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसमें आपका जो कि पेड़ पौधे है वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चलते हो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कैसे कि फैक्ट्री ये सब इमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, केमिकल यूज हो रहा है उसके कारण हो रहा है, ठीक है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट बात किया जाए तो डिकम्पोजिंग वेस्ट लैंड लाइफ प्रोड्यूसेस द मीथेन, तो वेस्ट जो कि कर रहे हैं उसमें मीथेन गैसेस निकल रहा है, जितने भी वेस्ट से सब फेंक रहे हैं। तो जस्ट लाइक यही सब है, 5-10 पॉइंट लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कारण आप लोग समझ गए होंगे, कारण कहाँ कहाँ से हो रहा है। सो आप लोग कारण तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, क्या क्या कारण हो सकता है। तो कारण देखिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट क्या मतलब इसका खराबी क्या है। अब क्या क्या कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, कितना अननेसेसरी मतलब इंक्रीजिंग होते जा रहा है। फिर सी लेवल राइज हो रहा है, जैसे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके कारण सी लेवल कोस्टल एरिया में, सी लेवल मतलब कि जो पानी हो रहा है देख रहे हैं ना, हाई हो रहा है, कितना ज़्यादा बाढ़ आ रहा है। फिर हेल्थ इशू हो जा रहा है, हेल्थ इशू कैसे हो रहा है, तो हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा तो डिजीज ये सब होने लग रहा है, तो उसके कारण आप लोग का इशू हो सकता है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर मतलब कि जंगल में आग लग जा रहा है। आग कैसे लग रहा है, तो आप लोग इतना समझिए कि विल्ड फायर हो रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है, पेड़ पौधा जो भी है वो सब क्या हो रहा है, जो भी एक तरह से बांस में मान लीजिए सूख जा रहा है तो उससे टकरा जा रहा है, बम्बू ये सब होता है तो उसके कारण लगता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। इफेक्ट क्या हो सकता है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, हेल्थ इशू हो जा रहा है, फॉरेस्ट में आग लग जा रहा है, ठीक है। डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में जैसे कि मेनी एनिमल्स प्लांट सब क्या हो रहा है, क्योंकि लिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसके कारण मर जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लांट हो गया, अगर ज़्यादा हीट हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर वाला प्लांट है हम लगाए हैं, अगर हीट हो गया तो मरेगा ही ना, वो जिंदा कैसे रहेगा। एनिमल्स हो गया, एनिमल एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। सो आप इसको अगर कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि आप ला करके यहाँ रख दीजिएगा जो कोल्ड में रहते हैं, सो कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा बस। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आई होप कि यहाँ तक समझिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा है जिसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी ये सब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, कारण ये बहुत सारा जैसे कि गाड़ी से इमिशन हो रहा है, व्हीकल चल रहा है, फिर आप लोग का पेड़ का डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर जो कि कंपनी है सब में जो भी फॉसिल फ्यूल ये सब हो रहा है, बस 4-5 लिख दीजिएगा। फिर उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या, सी लेवलाइज हो रहा है, नॉर्मल डिजीज हो जाएगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, सो पेड़ पौधा मर जा रहा है। तो यही सब इफेक्ट है, हमको भी याद पूरा याद हो गया। आप लोग क्यों नहीं याद होगा, याद हो ही गया होगा। तो ये सब 2-3 क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी आता ही है एग्जाम में, सो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि अर्थ का टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस कैसे है, तो ये क्या होता है, सन का एनर्जी क्या होता है, अर्थ के सम ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ था, रेस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब जो कि अर्थ में रह जाता है, तो उसी कारण इसमें ऐड हो जाता है। तो ग्रीन हाउस मतलब कि ग्रीन हाउस के मतलब इतना समझिए, ग्रीन हाउस एक टाइप के घर, हरा घर नहीं है, फिलहाल एक ग्लास का घर है। ग्लास का घर में क्या होता है, बहुत सारा जगह में इसमें जैसे कि बहुत सारा प्लांट उगाया जाता है, क्योंकि वो सब एरिया में क्या होता है कि हरदम जैसे कि ये नहीं रहता है, धूप नहीं निकलता है या तो फिर बर्फ़ गिरता है, तो उसके कारण टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या होता है, आप लोग ग्लास में जानते हैं कि रिफ्लेक्ट, अभी ऐसे अगर क्या होता है टेम्परेचर रिफ्लेक्ट होता है ना तो चला जाता है एटमॉस्फेयर में, बट ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो बेसिकली उसमें हम लोग ग्लास का घर बनाते हैं, तो ग्लास का जो भी हीट आता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीजिंग हो रहा है, बस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि अर्थ का टेम्परेचर हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सन का एनर्जी जो हो रहा है अर्थ में ही रह जा रहा है, ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए, थस द कीपिंग ऑफ द प्लानेट वार्म,
तो इसी के कारण क्या हो रहा है, प्लानट वार्म हो जा रहा है, जल रहा है विदाउट द नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अप्रोक्स देखिए अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर 80 डिग्री है, इंस्टेड द करंट एवरेज 15 डिग्री, ठीक है। तो इंस्टेड द करंट एवरेज द 15 डिग्री अबाउट द मेकिंग लाइफ द नॉन एज द इम्पॉसिबल। तो अगर देखिए करंट टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा का टेम्परेचर होते रहेगा, तो अगर माइनस देखिए अप्रोक्सीमेटली देखिए -डिग्री मतलब -15 ही हो सकता है। सो अगर ज़्यादा का रहेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा लाइफ को जीना, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो कारण क्या हो सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? कारण सबसे बड़ा क्या, फॉजिल, ठीक वही वाला चिपका दीजिएगा, बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल। इसके कारण क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, नहीं जा रहा है रिफ्लेक्टर। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कार बसेस से सब चल रहा है। इफेक्ट में यही सब हो गया। और क्या इफेक्ट आप देख पाते हैं, इफेक्ट में क्या है, रिलीजिंग गैसेस लाइक CO2, ये सब जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो गया। फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, देखिए एक ही करके क्या है, सोर्स है, सोर्स में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, मतलब कि देखिए नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में कट डाउन हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, इफेक्ट इसका ये होगा कि फ्यूचर में जो कि ट्री रहेगा नहीं रहेगा, लेस रहेगा, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। और जितने भी फ्रिज ये सब यूज़ कर रहे हैं तो सबके कारण भी हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? इफेक्ट देखिए, अब इफेक्ट इसका बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण ग्रीन हाउस इफेक्टेड है, ग्रीन हाउस गैसेस ही है जो कि इंक्रीज हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, जब पानी गिर जा रहा है, देख रहे हैं कैसे बारिश हो रहा है। फिर डिसरप्शन हो रहा है इकोसिस्टम का, मतलब कि एनिमल्स ये सब, प्लांट ये सब अच्छे से अडोप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब क्या बोलते हैं, अडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर जैसा है वैसे में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर डिजीज हो जा रहा है कुछ ये सब कुछ टॉपिक है जो कि बोरिंग हो सकता है। सो आप लोग को ज़बरदस्ती ही देखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा भटकते हुए रास्ते से, और फिर रास्ते पे आते हुए ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ में थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाना, क्योंकि ज़्यादा रास्ता अगर भटकिएगा तो ज़्यादा भी नहीं भटकना है, लाइन पे आना चाहिए। क्योंकि रास्ता भटकने का मतलब कि सिखाता है आपको लाइफ में, तो ज़्यादा भटकना नहीं है आपको, और बाकी वो सब चीज़ों में नहीं वेस्ट होना है, ठीक है। आप तो समझ ही रहे होंगे कौन सा चीज़। तो चलिए इफेक्ट हम लोग देख लिए थे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेज, और फिर क्या फिर क्या कर रहा है, स्प्रेड डिजीज हो रहा है, स्प्रेड डिजीज सब कारण हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ओजोन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। सो बेसिकली एक ओजोन क्या है, O3 का गैस है, ठीक है। तो ओजोन इज ए गैस, तो कंपोज द 3 ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन में एटम का मिल करके बना हुआ है, मतलब O3 मिल करके बना हुआ है ओजोन लेयर, इसको बोला जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इट इज़ ए नेचुरली ऑक्यूर, मतलब कि ये नेचुरली ऑक्यूर हुआ है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जानते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है, नेचुरली ये बना हुआ है अर्थ का, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, इसको क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोला जाता है, जहाँ पे ओजोन लेयर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 50 किलोमीटर अप्रोक्स अर्थ सरफेस के ऊपर में बना हुआ है। सो इसमें प्रोटेक्ट करता है अर्थ के लाइफ को। मान लीजिए UV रे, अल्ट्रा वायलेट रे जो भी आता है सनलाइट से, सन के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रे को डायरेक्टली हम लोग के ऊपर नहीं पड़ने देता है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि ओजोन, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, ओजोन में आप लोग बहुत सुने होंगे ओजोन, मतलब कि ओजोन में क्या सुने होंगे, ओजोन गैसेस क्या हो रहा है, मतलब कि ओजोन लेयर मतलब ख़राब हो रहा है, ओजोन लेयर ख़राब होने के कैंसर हो जा रहा है, डायरेक्टली लाइट पड़ रहा है सनलाइट। तो UV रे से प्रोटेक्ट करता है। मतलब ओजोन क्या है, ओजोन एक टाइप का 3 ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है, ठीक है। 50 किलोमीटर ऊपर है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोला जाता है अर्थ से। और ये अर्थ जो भी यहाँ पे रहता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, डिप्लेशन मतलब कि देखो बेसिकली मतलब डिप्लेट मतलब क्या, टूट रहा है, ग्रेजुअली टॉर्डनिंग, और फिर ओजोन लेयर पतला हो रहा है, ठीक है, लेयर जो कि पतला हो रहा है। सो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये ऐसा हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। सो इसका कारण यही हो सकता है ओजोन लेयर डिप्लेशन का कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC,
जो कि आपका फ्रिज से निकलता है। CFC आपका यूज होता है फ्रिज से, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फ्रिज ये सब देखिए, फ्रिज आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब है। फ्रिज हो गया, AC हो गया, ये सब चीज़ बहुत ख़राब है, ठीक है। CFC क्या है, इज़ द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का मेन कारण यही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लेशन का। तो इसमें सॉल्वेंट, स्प्रे और फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर हो गया, एयर कंडीशनर, ये सबसे निकलता है। तो सो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। मेन कारण यही है। फिर क्या है, हेलोन गैसेस का यूज करने के कारण हो रहा है। हेलोन गैसेस मतलब कि जैसे कि बहुत सारा जगह हेलोन गैसेस यूज होता है, सो उसके कारण हमारा ये इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओके। नाइट्रोजन कंपाउंड के चलते हो रहा है। नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज द NO2, ये सब क्या लाइटली रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले CFC ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। सो इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट चलिए देखते हैं। इफेक्ट यही है, खराबी यही है हर एक चीज़ का। देखिए आप लोग याद रखिएगा कारण क्या है, इफेक्ट क्या है और फिर वो है क्या चीज़। इफेक्ट क्या है, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर पोजेज द सीरियस ट्रीट ऑफ द मेन काइंड। मतलब कि क्या हो रहा है कि सीरियस मतलब कि क्या कर रहा है, एक कंडीशन इससे क्या हो सकता है, स्किन में कुछ कुछ हो सकता है, दाग हो सकता है, डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम को आप लोग ख़राब सकता है। इम्यून सिस्टम को कैसे ख़राब कर सकता है, बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है इसके कारण, UV रे के कारण। फिर क्या हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो सकता है जिसमें कि डैमेज हो जाएगा मरीन लाइफ को। मरीन लाइफ मतलब कि जितने भी समुद्र में ये सब हैं उन लोग को दिक्कत होगा, डायरेक्टली लाइट पड़ेगा तो। और स्ट्रॉन्ग UV रे क्या करेगा, एनिमल ग्रोथ को रोक देगा। ये एनिमल ग्रोथ को अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं ले पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन समझिए। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर एक 3 ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ है ओजोन, ठीक है। इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारा कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सब के कारण ओजोन लेयर का धीरे धीरे लेयर ख़राब हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए सारा चीज़ को। एक एक बार नोट्स को पढ़िएगा, नोट्स 110% आप लोग क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। 1-2 बार लेक्चर देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग 6 महीने नहीं पढ़े या तो फिर रिविजन वीडियो है ऐसे पार्टिकुलर, तो उसका इस चैप्टर का यहीं पे द एंड होता है। तो सो आप लोग आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और जितना टाइमिंग हो रहा है टाइमिंग में आप लोग पिन कर दीजिए कमेंट में, ठीक है। और हम लोग सेकेंड यूनिट को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग कुछ कुछ बातें करते हैं 1 मिनट और उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग का अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में है, आप लोग थर्ड सेम में आइएगा तो ब्रांच पेपर पढ़िएगा। ब्रांच पेपर में आप लोग का जैसा कि सिलेबस जो कि टोटली चेंज कर दिया है, टोटली JOT चेंज किया है, तो आप लोग को इंडस्ट्रियल बेस्ड सिलेबस को पढ़ा रहा है। सो इंडस्ट्रियल बेस पढ़ा रहा था, आप लोग को ज़्यादातर इंडस्ट्री में काम करवाने के लिए बनाया जा रहा है इंजीनियर। लेकिन बेसिकली आप लोग को अगर गवर्नमेंट जॉब ये सब करना है तो सबको तैयारी शुरू से करना पड़ेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल में वहाँ पे कुछ कुछ मिलेगा आप लोग को बेनिफिट, क्योंकि चैनल बेसिकली आप लोग का हमेशा रहेगा लाइफ टाइम आप लोग का। तो उसमें डाटा जो कि है डिलीट नहीं होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली डाटा देना पड़ता है और टेलीग्राम ग्रुप में भी डिलीट नहीं होता है। सो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर लीजिएगा क्योंकि नोट से सब मिलेगा वहाँ पे। और बाकी आप लोग का तो और क्या, फर्स्ट यूनिट तो समझ में आ गया, सेकेंड यूनिट चलते हैं आप, ठीक है। एक ही करके हम लोग समझेंगे। सो स्टूडेंट आते हैं हम लोग यूनिट 2 के ऊपर, जो कि एयर एंड पॉल्यूशन है। यूनिट 2 में आप लोग एयर एंड पॉल्यूशन पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, तो एयर एंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसका नेचुरल सोर्सेज क्या है, मतलब नेचुरल मैनमेड सोर्स क्या है, और फिर एयर पॉल्यूशन क्या, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, टाइप्स इसका क्या है, इफेक्ट क्या है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या है, साइक्लोन सेपरेटर से कैसे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, फिर इफेक्ट क्या है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का, कंट्रोल कैसे करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक्ट बनाया है। सो एयर पॉल्यूशन सबसे पहला चीज़ देखते हैं। सो एयर पॉल्यूशन देखते हैं। एयर पॉल्यूशन बेसिकली एक क्या है, एयर पॉल्यूशन मतलब कि उसमें क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में, उसी को एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। इस क्या करता है, जो कि ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एनिमल को कर रहा है, प्लांट को कर रहा है, सारे चीज़ को इफेक्ट डाल रहा है। मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या एयर में प्रेजेंट है, इसी को एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल दीज सब्सटेंसेस नॉन एज द पॉल्यूटेंट्स, इसी को जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है ना उसी को पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। मतलब कि देखिए
एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन एक टाइप का कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, उसी को बोला जाता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। और इसका अफेक्ट क्या? अफेक्ट बेसिकली यही होता है कि अफेक्ट में मतलब कि आप लोग खराबी क्या कर रहा है, तो ह्यूमन हेल्थ को खराब कर रहा है, एनिमल्स को खराब कर रहा है, प्लांट्स को खराब कर रहा है, तो इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। सो जैसा कि सब्सटेंसेस में पॉल्यूटेंट्स क्या क्या रहता है, तो जो सब्सटेंसेस रहता है उसी को बोला जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? जो सब्सटेंसेस रहता है एयर पॉल्यूशन को, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसी को एयर पॉल्यूशन। ये सब्सटेंसेस हो सकता है लाइक नेचुरल वोल्केनिक ऐसा हो सकता है। वोल्केनिक मतलब कभी कभी आप लोग देखे होंगे ज़मीन के अंदर से बहुत सारा वोल्केनिक ऐस निकलता है, उसमें ह्यूमन मेड हो सकता है। ह्यूमन मेड मतलब कि आप लोग का जैसे कि व्हीकल से निकल रहा है या तो फिर आग जला रहा है, उससे इमिशन हो रहा है, तो बहुत सारा कारण हो सकता है इसका, ठीक है। एयर पोल्यूशन का थोड़ा स्पीड हो रहा है, बट स्पीड तो करना ही पड़ेगा क्यों? टाइम कम है, टाइम कम है। सो देखिए इसका पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, जैसे टीनी पार्टिकल हो गया। तो पार्टिकुलर मैटर में क्या हो सकता है? टेनी पार्टिकल हो गया, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल जो कि दिखता भी नहीं है। इसमें फंगस भी हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम को खराब कर सकता है। NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें कि मोस्टली व्हीकल से सबसे निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि कंपनी से निकलता है, कोयले सबका पता है ना सल्फर कहाँ से निकलता है। जितने भी आप लोग थर्मल पावर प्लांट हो गए, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंटों को अच्छे से पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से एमिशन होता है सबसे ज़्यादा, कोयले सबसे। या तो फिर आप लोग जो भी कंबसन करते हैं घर में, वो सब क्या हो सकता है, ठीक है। ओजोन से हो सकता है। ओजोन मतलब क्या हो सकता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जिसमें कि सनलाइट रिएक्ट हो जाता है, तो उसके कारण फिर होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए इसका मतलब क्या होता है। तो नेचुरल सोर्स हम लोग पढ़ना था, मैनमेड सोर्स पढ़ना था। नेचुरल सोर्स मतलब कि नेचुरल मतलब कि नेचुरली जो रहा है, नेचुरली मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वोल्केनिक इरप्शन मतलब कि रिलीज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एप्स। आप लोग जानते होंगे कभी कभी अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्लेट रहता है, प्लेट अगर टकराता है या तो फिर ऊपर से आग का गोला निकलता है, तो वहाँ से ऐसे ये सब हो जाता है, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल है, प्रोसेस है, इसमें आपका कोई इसका नहीं है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और अदर गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक है। विल्ड फायर हो सकता है। विल्ड फायर एक नेचुरल प्रोसेस है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकता है। तो विल्ड फायर बेसिकली एक प्रोड्यूस स्मोक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड होता है, जो कि वहाँ पे जलने के कारण होता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक पूरा फ्लेम है तो होता है उसके कारण, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल डीके हो सकता है। बायोलॉजिकल डीके मतलब कि लाइक मीथेन, हाइड्रोजन, मतलब कि जो भी जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि मान लीजिए कि जैसे कि धरती ये सब क्या हो गया, जब हिलता है, मान लीजिए वाइब्रेट होता है, उसको क्या बोला जाता है? डिजास्टर होता है। तो उस टाइम पे मान लीजिए कि जो भी जाता है मटेरियल अंदर, तो उसके कारण भी सड़ता गलता है, तो उससे भी निकलता है। डस्ट स्टॉर्म्स हो गया। डस्ट स्टॉर्म मतलब कि विंड हो गया, विंड उड़ा करके पूरा ले जा रहा था, डेजर्ट ये सब का ड्राई, ये सब के कारण हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग नेचुरल प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ गए। नेचुरल प्रोसेस में क्या, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, विल्ड फायर हो सकता है, बायोलॉजिकल डीके हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म हो सकता है। फिर इसमें पोलर हो सकता है। पोलर में मतलब कि प्लांट्स हो सकता है। प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स एंड फ्रीज रिलीज द पोलर स्पेक्टली स्प्रिंग एंड अफेक्ट द वाइली क्वालिटी। वाइली क्वालिटी ये सब क्या हो सकता है, इसको पोलर बोला जाता है। पोलर इतना अच्छा हम लोग को भी नॉलेज नहीं है, बट इसमें कुछ होता होगा, बस इतना याद रखिए। ओशियन स्प्रे होता है, इस भी नेचुरल है। ओशियन स्प्रे मतलब कि इनटू द एयर में क्या करता है, सल्ट को रिलीज करता है, पार्टिकुलेट को। सल्ट को कैसे करेगा, तो आप लोग खुद जानते हैं कैसे। तो जो वाटर रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, तो उसके कारण हो सकता है वे सब क्लाउड में फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए यहाँ तक, ठीक है। मैनमेड सोर्स क्या हो सकता है, नेचुरल सोर्स आप लोग समझ गए। नेचुरल सोर्स मतलब कि नेचुरली कैसे कैसे हो रहा है। मैनमेड सोर्स में बेसिकली व्हीकल से इमिशन होता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। तो व्हीकल से इमिशन कैसे होता है? व्हीकल से मतलब कि जब मान लीजिए गाड़ी सब है, तो उससे कैसे निकल रहा है, कार हो गया, ट्रक हो गया, वो सब से निकलता है, ठीक है। कार ट्रक हो गया, ये सब के मोनोऑक्साइड ये सब निकलता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गया, सो ये सब के कारण होता है। बर्निंग ऑफ द फॉजिल फ्यूल हो गया, तो बर्निंग ऑफ द फॉजिल फ्यूल मतलब कि हम लोग जला रहे हैं, तो उसके कारण नेचुरल प्रोसेस हो सकता है। सब आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोग हो जाएगा क्लियर। मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बताते जाएंगे कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण भी हो सकता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आप लोग जानते होंगे, जैसे भी साइड कंस्ट्रक्शन, साइड से सब रहता है, वहाँ से बहुत सारा ढोल है सब निकल रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है।
तो डस्ट ये सब जितने भी रिलीज होता है उसके कारण हमारा एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा मेन रोल होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जैसे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड अमोनिया हो गया एंड केमिकल्स हो गया, तो मीथेन ये सब गैसेस रिलीज होता है वहाँ से, तो उसके कारण भी आपका एयर पोल्यूशन का मेन रोल है। तो एयर पार्टिकुलर आप लोग तो जानते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारा रोल है, यही सब रोल है आप लोग का मैन मेड मतलब खुद आप लोग इंसान ये कर रहा है, ठीक है, इंसान कर रहा है। और नेचुरल में मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। फिर हाउस होल्ड एक्टिविटी मतलब कि घर जैसे कि मान लीजिए पेंट हो गया, ये सब के कारण भी थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे कि जल गया मान लीजिए, क्लीनिंग एजेंट कोयले सब जला रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ से इमिशन हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, सारा डाउट क्लियर, नो टेंशन, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स मैनेजमेंट सोर्स, एक एक बार पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम फिर एग्जाम के दिन एक 10-10 मिनट का पर यूनिट का, हर एक यूनिट का एक लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें कि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूशन समझ गए, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसका मतलब कि मैनमेड सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है। तो एयर पॉल्यूटेंट्स बेसिकली एक टाइप का एक पॉल्यूटेंट्स हम क्या बताया, जो एयर पॉल्यूशन को हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी है उसको एयर पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। द एयर पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस इन द एयर कैन बी द हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लांट, ये सब का हार्मफुल इफेक्ट जो कर रहा है वही को एयर पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है एनवायरमेंट में जितने भी रहता है। आइदर ए नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकता है। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स को एक ही करके हम लोग समझेंगे। सो क्या होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब कि इमिटेड बाय द डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब कि इसमें क्या करता है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हो जाता है, वो होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ठीक है, और फिर फाइन पार्टिकल हो गया, डस्ट हो गया, कंबसन हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकता है, तो वो सब के कारण होता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ द फॉजिल फ्यूल जब व्हीकल से सब निकलता है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छूटता है। प्राइमरी मतलब कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर, ठीक है, इमिट कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जिसमें कि कोयले सबको बर्निंग करते हैं उसमें सल्फर निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया जब व्हीकल सब चलाते हैं। फिर वॉयलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया VOC, तो रिलीज पेंट ये सबसे निकलता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए, इतना बस समझिए कि जो प्राइमरी ये पॉल्यूटेंट्स होता है, देखिए पॉल्यूटेंट्स बेसिकली क्या, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है एयर के अंदर उसी को जो हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है उसी को एयर पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। एयर पॉल्यूटेंट्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है कि जिसमें कि जितने भी डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब कि डायरेक्टली हम लोग नहीं छोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, उसी को बोला जाता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, तो O3 हो गया, मतलब कि सनलाइट, और मतलब कि ये सब समझिए एयर पॉल्यूटेंट्स है कि बेसिकली प्राइमरी मतलब कि डायरेक्टली जो होता है, सेकेंडरी मतलब कि एटमॉस्फेयर के चलते हो रहा है केमिकल रिएक्शन, एटमॉस्फेयर की केमिकल रिएक्शन के कारण ये सब होता है। तो ग्राउंड लेवल में मतलब कि फॉर्म द सनलाइट रिएक्ट कर रहा है NOx के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, तो वायलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। फिर एसिड रेन के कारण हो रहा है, एसिड रेन में जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर वेपर के स्मोक के कारण हो रहा है, ये सब क्या है सेकेंडरी है, मतलब कि नेचुरल हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। समझ गए आई होप कि इतना तक पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट और नॉन एज द ये सब समझ गए हैं, पूरा क्लियर, ऑल डाउट, नो टेंशन, एक एक बार कर लीजिएगा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट क्या है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का, इफेक्ट यही बेसिकली है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। आप लोग हर एक जगह अगर आप लोग जानते हैं, अगर ये चीज़ जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, मान लीजिए कि जो कौन इंसान नशा करता है जिसको पता नहीं है उसका इफेक्ट के बारे में, फ़ोन क्यों आप लोग यूज़ करें, क्योंकि इफेक्ट हार्मफुल नहीं पता है क्या मेरा लाइफ में कर सकता है, आपको पता भी है तब पर भी आप डाउट में रहेंगे नहीं हम कर लेंगे। लेकिन अगर जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि इसका यही चीज़ खराबी है तो आप कभी नहीं कीजिएगा वो काम को, 110% मैं बोलता हूँ। सो ये बेसिकली यही क्या इफेक्ट है, तो इफेक्ट बेसिकली आप लोग जान जाइएगा तो उस काम ही नहीं कीजिएगा। तो इफेक्ट बेसिकली क्या ह्यूमन हेल्थ, तो ह्यूमन हेल्थ बहुत सारा कारण से हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग खुद जान रहे कि इसका खराबी है, मोबाइल चलाने का ये चीज़ नंबर कम आ जाएगा एग्जाम में, तब पर में भी आप लोग डिपेंडेंट रहना है। तो आप लोग देखिए अब उसमें दिक्कत है। तो इफेक्ट क्या हो सकता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का, तो इफेक्ट बेसिकली ह्यूमन हेल्थ का हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर सांस लेंगे तो अंदर पाइप ऐसा में प्रॉब्लम हो सकता है, चिल्ड्रन एंड जो भी रहता है उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, फिर विजिबिलिटी रिडक्शन हो जाएगा। मान लीजिए कि ज़्यादा अगर हो जाएगा, दिल्ली से मैं देखें ना कोहरा कितना हो जाता है, कोहरा क्यों होता है, क्यों होता है कोहरा, इसी कारण जो देखिएगा क्लाइमेट चेंज ये सब के कारण, ठीक है।
और फिर सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन का कारण हो सकता है, तो इसे कंटेमिनेट हो जाएगा। तो पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, एनिमल ये सबको ये करेगा, इफेक्ट डालेगा, सारा चीज़ यही समझ गया ना, ये ह्यूमन इफेक्ट डालेगा। तो यही सब है, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार क्लियर हो जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर हम लोग देखते हैं। साइक्लोन सेपरेटर जैसा कि पढ़ना है, कैसे हम लोग साइक्लोन सेपरेटर की मदद से इसको काम करेंगे। सो चलिए देखते हैं। साइक्लोन सेपरेटर इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रिमूव करता है लार्ज पार्टिकुलेट मैटर को। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो कि लार्ज पार्टिकल जितने भी रहता है, लार्ज मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंसेस रहेगा, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब क्या होता है, एक चीज़ एक एक करके हम लोग समझेंगे। सिंपल समझिए, साइक्लोन सेपरेटर क्या है। साइक्लोन सेपरेटर एक टाइप का मैकेनिकल डिवाइस है जो कि जितने भी लार्ज पार्टिकुलेट मैटर रहता है उसी को निकालता है। गैस में जो कि रहता है उसको, गैस को स्टीम बिना स्टीम किए उसको फिल्टर करता है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट में इनलेट रहता है, सिलेंडर बॉडी रहता है, आउटलेट रहता है, और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इनलेट में क्या रहता है, इनलेट में डर्टी एयर रहता है। डर्टी एयर क्या रहता है, सेम मैनर का रहता है, ठीक है। मतलब इनलेट क्या करेंगे आप लोग, जो भी एयर रहेगा उसको ख़राब एयर को डालेंगे, फिर सिलेंडर बॉडी डर्टी एयर को स्टार्ट करेगा साफ़ करना, सर्कुलेटिंग करना। आउटलेट में क्या देगा, बॉटम में पार्टिकुलेट अच्छा देगा, ठीक है। बस इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा मत समझिए। वर्किंग प्रिंसिपल यही रहता है। वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली सबसे पहले ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गैस को ये करेगा और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हेवी पार्टिकल को क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हटा देगा, और फिर उसको नीचे कर देगा, और उसके बाद उसको क्लीन एयर को आउटपुट में भेज देगा। बस थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर हो जाएगा। एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस बेसिकली सिंपल डिजाइन रहता है इसका, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर आ सकता है, साइक्लोन सेपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो एडवांटेजेस यही, सिंपल डिजाइन रहता है, ड्यूरेबल का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में भी आराम से एग्जिस्ट कर जाता है, कुछ सस्ता रहता है, एफिशिएंसी इसका हाई रहता है। एफिशिएंसी मतलब कि इनपुट देंगे तो लॉसेस बहुत कम रहता है। डिसएडवांटेज यही है कि एफिशिएंट बहुत कम है। स्मॉल पार्टिकुलेट मतलब कि जो स्मॉल रहता है वो सबको एक कर देता है, और फिर मतलब कि लेस इफिशिएंट रहता है। वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट को स्मॉलर को उतना नहीं कर पाता है, और फिर रिक्वायर कांस्टेंट फ्लो रेट को करता है, मतलब इफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कांस्टेंट मतलब कि फ्लो रेट कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब कि जो हम इनपुट में दे रहे हैं ना यार, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस एप्लीकेशन बेसिकली ये कि यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि सीमेंट ये सब फैक्ट्री में, मेटल प्रोसेसिंग ये सब फैक्ट्री में, स्टील में, और पावर प्लांट ये सब में यूज़ किया जाता है। फिर वुड वर्किंग है सब में, डस्ट कंट्रोल करने के लिए, डस्ट को कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर को। आई होप कि समझ गए। पार्टिकुलेट मैटर का आप लोग यहाँ तक कर ही लेंगे। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का इफेक्ट आप लोग देख ही लेते, ठीक है। अब देखिए आपका ईएसपी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, एक चीज़ पूछ सकता है क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है थर्मल पावर प्लांट ये सब में, क्योंकि वहाँ पे जो भी सल्फर ये सब निकलता है, या तो फिर एस निकलता है ड्राई एस, सबको ये करने के लिए, ऑब्जॉर्व करने के लिए। सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक टाइप का डिवाइस है जो कि पार्टिकुलेट मैटर को ये क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, रिमूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की मदद से। वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली ये, फ्लू गैस जब होगा कंटेमिनेट होगा, कंटेनिंग पार्टिकुलेट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के थ्रू पास होगा। इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट कर देता है, और फिर हाई वोल्टेज जब देंगे इलेक्ट्रोड में तो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें कैटेगराइज कर देंगे आयन में। आयन में हम बोले ना पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो अपोजिट चार्ज को कलेक्ट करेगा प्लेट में, और इसके कारण कलेक्ट पार्टिकुलेट को रिमूव कर देगा पीरियोडिक रैपिडली। तो पीरियोड करके और क्लीन गैसेस को टॉप में भेज देगा, एग्जिस्ट कर देगा, ठीक है। एडवांटेज यही है कि हाई कलेक्शन इफिशियंसी है इसका, बहुत ज़्यादा 99% है। पता है जितना आप लोग थर्मल पावर प्लांट जितना बड़ा रहता है ना, आप लोग जितना घर में एक दिन जलाते हैं ना, उससे कम निकलता है वहाँ पे, क्योंकि ईएसपी लगा हुआ रहता है। फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस यूज होता है, मतलब कि गैसेस टेम्परेचर का एग्जिस्ट कर लेता है आराम से। फिर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ज़्यादा, और इंस्टॉलेशन मतलब कि इंस्टॉलेशन में ज़्यादा लगता है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट सस्ता है। फिर रिमूव करता है वेरी अच्छे तरीके से, और फिर 0.1 माइक्रो एम्पियर तक भी कर लेता है, उससे कम भी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज बेसिकली हाई इनिशियल कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई इनिशियल कॉस्ट है। फिर इफिशियंसी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है,
और रिक्वायर कंटिन्यूअस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हरदम रिक्वायर पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रोड को साफ़ करना पड़ेगा, रेपिंग मैकेनिज्म को ये करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कांस्टेंट गैस फ्लो चाहिए, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बेस्ट इफिशिएंसी, मतलब इफिशिएंसी के लिए कांस्टेंट फ्लो रेट चाहिए बस। एप्लीकेशन पावर प्लांट, कोल फायर, इस सब में यूज होता है। कोल फायर मतलब थर्मल पावर प्लांट में, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, स्टील एंड मेटल इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट से सब में यूज होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए, ऑल डाउट्स क्लियर। तो एक एक्ट पढ़ना था, एक्ट जो कि आप लोगों को पढ़ा दिया जा रहा है, एक्ट जो कि था एयर प्रिवेंशन कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एयर का जो कि प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था। एक्ट मतलब देखिए हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ है ना, रूल्स तो बनाया गया है, लेकिन रूल्स को कहाँ फॉलो करता है, बहुत कम फॉलो करते हैं इंडिया में। सो रूल्स को फॉलो करना सीखिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगर रूल्स जान जाइएगा तो रूल्स को खींचेगा नहीं वैसा कुछ। तो ये एक्ट बनाया गया था जो गवर्नमेंट के थ्रू, तो एयर को मतलब प्रिवेंट करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए। सो एक्ट जो कि है 1981 में आया था। बहुत सारा एक्ट है, जितना एक्ट है एक दो एक्ट जरूर आएगा, तो एक एक्ट पढ़ ही लीजिएगा। तो एयर एक्ट मतलब द एयर एक्ट मतलब 1981 में बना था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ एयर को। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था, मेन ऑब्जेक्टिव, कि तो प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, और एयर पॉल्यूशन को क्या करना है। अब भाई ओबियसली सी बात है कि एयर मतलब कि एयर को, इसका मेन मोटिव यही होगा। तो इसमें कौन सा बोर्ड था, इसमें बोर्ड यही था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल टू इस्टेब्लिश द बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड जितने भी हैं वो करेंगे एक्ट, एक प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस पर्पस यही था कि टू गिव द पावर द दिस बोर्ड द सेट द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सारा लोग को ठीक करना है, हर एक स्टेट को। तो इमिशन जितना पॉल्यूटेंट्स होता है इंडस्ट्री व्हीकल से, तो सबको चेकअप करना है, और फिर रेगुलर चेकअप करना है बाइक के सबका जितना भी है, या तो ट्रक के सब है, कितना उसमें पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रमोट करना है क्लीनेस एयर को, और मेंटेन करना है इकोलॉजिकल बैलेंस को। ये नहीं कि मेंटेन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग सब होगा, और क्या होगा। बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट्स क्या था, यानी सॉलिड रहना चाहिए, लिक्विड रहना चाहिए, और गैसेस है तो उसमें एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और फिर बोर्ड कौन सा था, कौन कौन सा बोर्ड था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, CPCB, इसको नेशनल लेवल के काम करता था। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, जो कि 2 बोर्ड था, ठीक है। फंक्शन बोर्ड यही था कि CPCB का काम था एडवाइस करना सेंट्रल बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कोऑर्डिनेट करना SP मतलब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड के साथ। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्लान करना, प्लान मान लीजिए कि प्लान वो इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही तो करेगा ना। सेंट्रल मोदी जी अकेले थोड़ी आपको ला करके चावल बांट देंगे, नहीं ना, स्टेट गवर्नमेंट को ठेका देंगे, स्टेट गवर्नमेंट डीलर को देंगे, तो सारा चीज़ ऐसे होगा ना। तो पावर ऑफ द इम्पैक्ट द कंट्रोल था, इम्पैक्ट जो भी हो रहा है उसको बोर्ड से ये करना के लिए, और फिर ठीक करने के लिए। और फिर यही सब था, कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, बहुत सारा बस यही था, 2 बोर्ड था और कुछ कुछ याद था। यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग मात्र बहुत कम टाइम में 20-25 मिनट के अंदर सेकेंड यूनिट को ख़त्म कर दिए हैं। और तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा सारा। मज़ा क्या, समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक बार और देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, 110% डाउट। सो आई होप कि यहाँ तक डाउट क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग यूनिट 3 को देखते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, जो कि नॉइस पॉल्यूशन पढ़ना है। नॉइस पॉल्यूशन होता है क्या है, जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं ना अभी हॉस्टल में, जो हल्ला करते हैं बॉयज हॉस्टल में, वो नॉइस पॉल्यूशन हो गया। फिर उसके ऊपर भी केस हो सकता है, पता नहीं आप लोग को, तो इसमें पता चलेगा आप लोग को सोर्स क्या है नॉइस पॉल्यूशन का, इसको मेजर कैसे करेंगे, और इफेक्ट क्या है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और फिर नॉइस पॉल्यूशन का हम लोग रूल क्या है इसका, ठीक है। जैसे कि रूल हम लोग पढ़े थे, नॉइस पॉल्यूशन बेसिकली कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो ओरिजिन वर्ल्ड में कैसे हुआ, वर्ड मतलब कि जो कैसे ओरिजिन हुआ, तो नॉइस मतलब कि हल्ला, लेटिन वर्ड है, न्यूसा से बना हुआ है। न्यूसा से मतलब कि एक लेटिन वर्ड है जो कि न्यूसा से बना हुआ है, जो कि मीनिंग है इसका सीकनेस। सीकनेस मतलब कि फीलिंग अनवांटेड, मतलब कि ज़्यादा खराब लगे, वो सब नॉइस बोला जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन बेसिकली ये है कि नॉइस इज ए प्लेसेंट मतलब कि डिजायरेबल साउंड, मतलब कि देखिए नॉइस क्या है, नॉइस बेसिकली यही है कि डिजायरेबल साउंड होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं, मतलब कि डिजायरेबल मतलब कि डिकम्फर्ट नहीं होना चाहिए। डिकम्फर्ट मतलब कि देखिए एक हद तक होता है, मान लीजिए कि आप डीजे बजा रहा है, आप अगर इरिटेट हुए हैं तो क्या है, वो डिकम्फर्ट में रहेंगे ना आप, उसके चलते आपको मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। सो नॉइस का बेसिकली यही है डिफिनेशन, ठीक है। मेजरमेंट इसका करने के लिए बेसिकली द इंटेंसिटी साउंड मेजर इन डीबी, हम लोग डेसिबल में इसको मेजर करते हैं, और फिर
इसका साउंड को हम लोग ह्यूमन ईयर में 1 dB तक भी नियर में कर सकते हैं मेजर, ठीक है, मतलब सुन सकते हैं 1 dB मिनिमम। और फिर 25 dB तक ऐसी मैक्सिमम रहता है। फिर पता चल जाएगा कॉन्सर्न में बेसिकली विन द ग्रोथ ऑफ द सिटीज़ ह्यूमन एक्टिविटी, इस सब के कारण होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू के कारण। मेजर कॉजेज यही है नॉइस पोल्यूशन का, व्हीकल्स हो गया, कार बसेस के कारण, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरप्लेन ये सब करता है, फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गया, साउंड हो गया, उस सब के कारण होता है, ठीक है। फिर आपका जो भी बम पटाखा है सब छोड़ते हैं, फायर क्रैकर हो गया, वो सब के चलते होता है, ठीक है। फिर अदर कंट्रीब्यूटिंग सोर्स क्या होता है, अदर कंट्रीब्यूट हाउस होल्ड एप्लीकेशन हो गया, जैसे कि हाई वॉल्यूम हम लोग साउंड यूज करेंगे, टेलीविज़न हो गया, फिर ट्रांजिस्टर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, तो ये सब के कारण होता है। सो बेसिकली नॉइस पोल्यूशन में इतना ही लिख दीजिएगा, डिफिनेशन आएगा तो, और बाकी इसका कारण ये सब आएगा तो वो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन बेसिकली क्या है, नॉइस पोल्यूशन मतलब अनवांटेड साउंड है जो कि आप लोग को मेंटली और डिस्टर्ब करता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है इसके कारण। अभी कारण बेसिकली क्या है, कारण मतलब कि आपका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। सो कारण बेसिकली यही है, नॉइस पोल्यूशन का सोर्स यही है। कारण सबसे पहले देखते हैं, कॉजेज यही कारण है। कारण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लग रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो लीड द इंक्रीज द नॉइस, इन नॉइस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है पोल्यूशन को। तो हेवी जो कि मशीनरी सच एज द जनरेटर हो गया, मिल्स हो गया, हग्स हो गया, ह्यूग से एग्जस्ट हो गया, फिर फैन हो गया, ये सब क्या कर रहा है, ह्यूज अमाउंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इसमें नॉइस कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिर यही सब का कारण होता है, अनवांटेड जो भी नॉइस आता है वो उसी कारण होता है। तो जो भी कंपनी सब में रहते हैं, काम करते हैं, उनमें देखिएगा कि ईयरफोन से सब लगा कर रखते हैं, ईयर ग्लव्स हो गया, तो ये सब क्या जरूरी पड़ता है, ठीक है। और ईयरपोड्स सब लगा कर रहना पड़ता है। व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स जैसे नंबर अपना डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रोड के साइड जिसका भी घर है, पो दिन भर सुनाई दे रहा है, इरिटेट हो जाते होंगे। फिर इवेंट्स हो गए, जैसे वेडिंग हो गया, पार्टी हो गया, लाउड स्पीकर ये सब बज रहा है। फिर फंक्शन ऐसा पूजा पाठ ऐसा में बजता है, जैसे दशहरा ऐसा आ रहा है, 10 दिन बजेगा, तो वो सब में होता है, ठीक है। सारा चीज़ हो सकता है, ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, सब चीज़ में जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है ज़्यादा। इसमें किसी भी पक्ष को लिया नहीं जा रहा। सो नॉइस पोल्यूशन जहाँ हो रहा है वो चीज़ मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन साइट इस सब में, माइनिंग साइट्स हो गया, ये सब जगह में होता है, क्योंकि माइनिंग साइट इस सब में क्या होता है, बम ब्लास्ट ये सब होता है, और फिर कंस्ट्रक्शन साइट में होता है। सो बेसिकली यही सब नॉइस पोल्यूशन का सोर्सेस है, कारण है। फिर से समझते हैं कारण को। कारण बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्री डे बाई डे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इंडस्ट्री में जितने भी फैंस हो रहा है, फैन पंखा हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब के कारण क्या होता है कि इसका नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। व्हीकल्स जितना भी चल रहा है रोड के ऊपर, रोड साइड उस पर घर है, रोड साइड ऊपर घर है, तो उसके दिन में पों दिन भर मूड ख़राब होता होगा, तो वही है, इवेंट्स हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन साइट के चलते होता है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट बेसिकली हम लोग देखते हैं, इफेक्ट बेसिकली क्या है। तो इससे खराबी क्या हो सकता है, खराबी को देखते हैं। तो खराबी बेसिकली क्या हो सकता है, तो खराबी में बेसिकली इफेक्ट क्या है नॉइस पोल्यूशन का, तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो नॉइस पोल्यूशन कैन बी हेजोडियस, तो ह्यूमन हेल्थ बेसिकली बहुत ज़्यादा हेजोडियस है, जिससे कि बहुत सारी बीमारी हो सकता है। हाइप्रोथेनेसियन मतलब कि इसमें डायरेक्ट रिजल्ट नॉइस पोल्यूशन कॉज द ड्यू टू द कि ब्लड लेवल क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक हाई हो जाता है, ठीक है, ब्लड ड्यूरेशन। सो इसके कारण दिक्कत हो सकता है। फिर हियरिंग लॉसेस हो सकता है। आप लोग नॉइस पोल्यूशन रेगुलर सुनते रहिए ज़्यादा साउंड में, जैसे क्या बोलते हैं, पापा मम्मी गलत बोलते हैं क्या, ईयरफोन में गलत सही बोलते हैं। ईयरफोन अगर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो कुछ ना कुछ दिन में धीरे धीरे कान का आपका बुढ़ापा ऐसा में दिक्कत होगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए हेयरिंग लॉस हो सकता है ज़्यादा साउंड ये सब करने से, इसलिए थोड़ा कम ये कीजिए, अनवांटेड साउंड से अधिक है। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। स्लीपिंग मतलब सोने, नींद नहीं आएगा आपको, नींद आएगा नहीं, एनर्जी आपको लेवल डाउन हो जाएगा, फिर मन करेगा, अफेक्ट करेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, तो स्लीपिंग लेवल डाउन हो जाएगा। फिर क्या है, बहुत सारा डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो ये सब के कारण बहुत सारा डिजीज़ होता है। आप लोग क्या लगता है साउंड से नहीं होता है, आप लोग साउंड से होता है, ऐसी दादी लोग बोलती है, दादी माँ सब पुराने ज़माने के, साउंड मत बजा, गाना बहुत ख़राब लग रहा है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप, इसलिए बात को समझना चाहिए। अभी आप लोग अगर नहीं पढ़े लिखे रहिएगा, ये सब कौन बोलता है, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो सब नहीं समझते हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए तो समझना चाहिए ना। तो यही सब इफेक्ट है, कारण है, कॉजेज इफेक्ट हम लोग समझ लिए। मेजरमेंट हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो नॉइस पॉल्यूशन को सबसे पहला मेजर करने के लिए डेसिबल में करते हैं, डीबी। आप लोग को पहले ही बताया था कि डेसिबल जो कि डीबी में हम लोग करते हैं, जो कि साउंड लेवल को हम लोग मीटर में हम लोग एसएलएम मीटर होता है,
फिर DC मीटर होता है, फिर इसके मीटर से मदद से हम लोग करते हैं। इंडिकेटर बहुत सारा होता है, जैसे नॉइस लेवल का इंडिकेटर होता है L10 L50, ये सब नाम है जो कि लेवल है 10%, 50%, 90% कितना है, तो इसके मदद से हम लोग करते हैं। जैसे कि साउंड में देखे होंगे आप लोग, म्यूजिक सिस्टम है, वहाँ पर लाइटिंग रेड ब्लू ग्रीन लगा हुआ रहता है, तो ग्रीन पीला ये सब लगा रहता है, तो उसके कारण रेड जब हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, वो सब दिखाता है, ठीक है। फिर प्रोसीड्यूर हो गया, प्रोसीड्यूर में बेसिकली 1 to 2 मीटर ग्राउंड रहता है, फिर ये सब कुछ कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, और इसी के कारण होता है। और बाकी आप लोग रेसिडेंशियल मतलब 55 dB से, मतलब डेसिबल से डे में, नाइट में 55 dB स्टैंडर्ड यही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। रेसिडेंशियल मतलब कि घर नहीं, घर मतलब डोमेस्टिक होता है, ठीक है। रेसिडेंशियल मतलब कि जो भी बिल्डिंग कॉलेजेस सब हो गया वहाँ पे रहना चाहिए मिनिमम, और फिर मैक्सिमम। इंडस्ट्रियल में 75 dB से 20 dB तक रहना चाहिए रात में, ठीक है, डे में 25। साइलेंट जोन में 50 dB से डे में रहना चाहिए, 40 dB तक नाइट में रहना चाहिए। और फिर यही सब है मेन, और कुछ नहीं है। इफेक्ट बेसिकली यही कहा है, हेल्थ इफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन इशू हो जाता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट करता है, सोशल इफेक्ट करता है, बहुत सारा इफेक्ट है, सो आप लोग जानते ही हैं। सो कंट्रोल कैसे करेंगे नॉइस पोल्यूशन को? नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कंट्रोल ऑफ द नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सोर्स बेसिकली यही है कि साइलेंसर ये सब लगाएंगे। गाड़ी में डायरेक्टली देखें बिना साइलेंसर गाड़ी कितना फटाफटा करता है, तो साइलेंसर सब की मदद से हम लोग कर सकते हैं। प्रॉपर लुब्रिकेशन की मदद से करते हैं। मशीन में अगर लुब्रिकेशन करेंगे तो क्या होगा, नॉइस थोड़ा कम होगा। फिर मेंटेनेंस कर सकते हैं मशीन का। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इंस्टॉल करेंगे, साउंड वाइब्रेटर हो गया। फिर ग्रीन बोल्ट्स करेंगे, ग्रीन बेल्ट से सब यूज़ करेंगे तो सबके कारण कर सकते हैं, ठीक है। रिसीवर एंड में क्या होता है, यूज एयर प्लग कर सकते हैं, फिर ईयर मोब्स कर सकते हैं, नॉइसी एरिया में कर सकते हैं, तो वो सब हो सकता है। प्रॉपर प्लानिंग करके करेंगे तो सारा चीज़ यूज हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। यही सब कारण है बस। आई होप कि आप लोग समझ गए। नॉइस पॉल्यूशन का इफेक्ट था, तो इफेक्ट आप लोग को जानना था, तो इफेक्ट आप लोग को बता दिया जा रहा है। देखिए बेसिकली इसको कैटेगराइज करते हैं एरिया के अंदर। एरिया मतलब कि बहुत सारा एरिया होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया, और फिर कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, और साइलेंस जो है जैसे स्कूल हॉस्पिटल कोर्ट हो गया, ठीक है। सारा एरिया के अंदर इसका अलग अलग तरीके से लागू होता है। परमिशन लिमिटेड है, डिफरेंट नॉइस लिमिट है हर एक एरिया के अंदर। 6 AM से लेकर 10 AM, मतलब 6 AM से 6 बजे से लेकर 10 तक, और नाइट का 10 से 6 बजे तक अलग अलग एरिया का मतलब परमिशन लेवल है, ठीक है। आप लोग समझ गए क्या है? 6 AM से 10 AM, 6 से 10 तक है एक अलग टाइम है, और 10 से 6 तक अलग टाइम है। साइलेंट जोन में मतलब 10 मीटर अराउंड अगर स्कूल हॉस्पिटल है तो इस जगह पे बहुत कम होना चाहिए, मतलब कि रिलीजन प्लेस हो गया, स्टिकर्स लिमिट होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। और फिर रिस्ट्रिक्शन क्या है, लाउड स्पीकर ये सब क्या है, 10 से 6 बजे तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है। इसके लिए फुली परमिशन चाहिए, शादी ये सब के लिए फुली परमिशन लेना पड़ता है, अदरवाइज आप लोग नहीं बजा सकते हैं। आपके ऊपर केस किया, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, आपके ऊपर हम कर सकते हैं कार्रवाई। फिर अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट और इसको बोलो को कंट्रोल करता है। पब्लिक कंप्लेन कर सकते हैं, सिटीजन आराम से आप लोग कर सकते हैं। फिर पावर का रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि लाउड स्पीकर ये सब हो गए कारण, एक्सेसिव नॉइज़ के कारण हम लोग कुछ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वायलेंस को कुछ भी कोई करता है तो इसके प्रोविज़न एक्ट 1986 के अंडर हम लोग इसको कंप्लेन में अंदर में करते हैं, ठीक है। तो आयोग की समझ गए हम लोग आज मात्र 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर ख़त्म किया, क्योंकि बहुत छोटा था चैप्टर। तो सारा डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा 3rd यूनिट का। तो हम लोग ऐसे ही आसानी से 1 घंटे के अंदर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग 1 घंटा और 1.5 घंटा और क्लासेस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 से 2.5 घंटे के अंदर सारा कंप्लीट कर देंगे, तो टेंशन नहीं लेने का है, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। सो इतना तक तो क्लियर हो ही गया है आई होप कि सारा। सो स्टूडेंट हम लोग 3 यूनिट कवर कर चुके हैं। तो जैसा कि 3 यूनिट मेरा प्लानिंग यही है कि 3 यूनिट आप लोग एक बार में देख लीजिए, और नेक्स्ट आपका कल सुबह तक मैं, क्योंकि कंप्लीट आपका अपलोड हो जाएगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट कल शाम तक ही अपलोड हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग का 3 यूनिट अभी कंप्लीट करके अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से आप लोग भी देख लीजिएगा, और सेकेंड पार्ट में हम लोग कर देंगे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आराम से हो जाएगा। सो अगर जो भी स्टूडेंट हैं जो कि लास्ट तक यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी आप लोग चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन, और बाकी अगर जो भी वीडियो अगर सेकंड आएगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रह जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी लास्ट में आइकन में भी हम लोग डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर से देख सकते हैं।
तो आई होप कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी ग्रुप से सब हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेटिव बनिएगा। तो मैं भी कोऑपरेट जरूर करूँगा, आपके रंजन भी आपके साथ हैं, तो टेंशन नहीं लेने का है तब तक की। ठीक है, तो लव यू ऑल, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।